जातक कथाएं। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कही गए हैं। हालांकि कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई हैं। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। इनसे सिद्ध होता है कि प्राणी के सद्कार्य उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य ही बुद्ध बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, वो उस संभावना को कैसे दिशा दे, यह भी बताती हैं ये कहानियाँ। बुद्ध ने कर्मों पर जोर दिया है, इसलिए इन कहानियों में यह भी दिया गया है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। परिचय। जातक कथाएं। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। जातक खुद्दक निकाय का 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातक को वस्तुतः ग्रंथ न कहकर ग्रंथ समूह ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। उसका कोई कथानक पूरे ग्रंथ के रूप में है और कहीं कहीं उसकी कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य सा है। जातक शब्द जन धातु से बना है। इसका अर्थ है भूत अथवा भाव। जन धातु में कत प्रत्यय जोड़कर यह शब्द निर्मित होता है। धातु को भूत अर्थ में प्रयुक्त करते हुए जब अर्थ किया जाता है तो जात भूत कथा एवं रूप बनता है। भाव अर्थ में प्रयुक्त करने पर जात जनी जनन जन्म अर्थ बनता है। इस तरह जातक शब्द का अर्थ है जात अर्थात जन्म संबंधी। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान बुद्ध बोधिसत्व कहलाते हैं। वे उस समय बुद्धत्व के लिए उम्मीदवार होते हैं और दान, शील, मैत्री, सत्य आदि 10 पारमिताओं अथवा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं। भूत दया के लिए वे अपने प्राणों का अनेक बार बलिदान करते हैं। इस प्रकार वे बुद्धत्व की योग्यता का संपादन करते हैं। बोधिसत्व शब्द का अर्थ ही है बोधि के लिए उद्योगशील प्राणी। बोधि के लिए है सत्व, सार, जिसका ऐसा अर्थ भी कुछ विद्वानों ने किया है। पाली सुत्तों में हम अनेक बार पढ़ते हैं, संबोधि प्राप्त होने से पहले, बुद्ध न होने के समय, जब मैं बोधिसत्व ही था, आदि। अतः बोधिसत्व से स्पष्ट तात्पर्य ज्ञान, सत्य, दया आदि का अभ्यास करने वाले उस साधक से है जिसका आगे चलकर बुद्ध होना निश्चित है। भगवान बुद्ध भी न केवल अपने अंतिम जन्म में बुद्धत्व प्राप्ति की अवस्था से पूर्व बोधिसत्व रहे थे, बल्कि अपने अनेक पूर्व जन्मों में भी बोधिसत्व की चर्या का उन्होंने पालन किया था। जातक की कथाएं भगवान बुद्ध के इन विभिन्न पूर्व जन्मों से, जबकि वे बोधिसत्व रहे थे, संबंधित हैं। अधिकतर कहानियों में वे प्रधान पात्र के रूप में चित्रित है। कहानी के वे स्वयं नायक हैं। कहीं कहीं उनका स्थान एक साधारण पात्र के रूप में गौण है और कहीं कहीं वे एक दर्शक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। प्रायः प्रत्येक कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। एक समय राजा ब्रह्मदत्त के वाराणसी में राज्य करते समय, अतीते वाराणसिन्य बमदते रजरकारिन्ते, बोधिसत्व कुरंग मृग की योनि से उत्पन्न हुए अथवा सिंधु पार के घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए अथवा
बोधिसत्व ब्रह्मदत्त के अमात्य थे अथवा बोधिसत्व गोह की योनि से उत्पन्न हुए आदि। जातक की कहानियों में से कुछ का नामकरण तो जातक में आई हुई गाथा के पहले शब्दों से हुआ है। यथा अपश्नक जातक, किसी का प्रधान पात्र के अनुसार। यथा वन्नुपत जातक, किसी का उन जन्मों के अनुसार जो बोधिसत्व ने ग्रहण किए। यथा निग्रेधमिक जातक, मत्स्य जातक आदि। जातकों की संख्या एवं रचना काल। सभी जातक कथाएं गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है। जातक बुद्ध समयकालीन है। जातकों की निश्चित संख्या कितनी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। लंका, बर्मा और सियाम में प्रचलित परंपरा के अनुसार जातक 550 हैं। समंतपासादिका की निदान कथा में भी जातकों की संख्या इतनी ही बताई गई है। परनासा ढकनी पंचसतानी जातकंती वेदित्व 8 की निदान कथा में भी परनासाधिकानी पंचजातक सतानी है। संख्या मोटे तौर पर ही निश्चित की गई है। जातक के वर्तमान रूप में 547 जातक कहानियां पाई जाती हैं, पर यह संख्या भी केवल ऊपरी है। जातकवानाकार ने विषय वस्तु की दृष्टि से इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया है। 1. पच्चुपनवतु, बुद्ध की वर्तमान कथाओं का संग्रह है। 2. अतीतवतु, इसमें अतीत की कथाएं संग्रहित है। 3. गाथा। 4. व्याकरण, गाथाएं व्याख्यायित की गई है। 5. समोधन, इसमें अतीतवतु के पात्रों का बुद्ध के जीवनकाल के पात्रों से संबंध बताया गया है। जातक की कई कहानियां अल्प रूपांतर के साथ 2 जगह भी पाई जाती है या एक दूसरे में समाविष्ट भी कर दी गई हैं, और इसी प्रकार कई जातक कथाएं सुत्पिटक, विनयपिटक तथा अन्य पाली ग्रंथों में तो पाई जाती है, किंतु जातक के वर्तमान रूप में संग्रहित नहीं है। अतः जातकों की संख्या में काफी कमी की भी और वृद्धि की भी संभावना है। उदाहरणतः मुनिक जातक 30 और सालुक जातक 286 की कथा वस्तु एक ही सी है, किंतु केवल भिन्न भिन्न नामों से वो 2 जगह आई है। इसके विपरीत मुनिक जातक नाम के 2 जातक होते हुए उनकी भी कथा भिन्न भिन्न है। यही बात मत्स्य जातक नाम से 2 जातक की भी है। कहीं कहीं 2 स्वतंत्र जातकों को मिलाकर एक तीसरे जातक का निर्माण कर दिया गया है। उदाहरण के लिए पंचपंडित जातक 508 और दकखस जातक 517, ये दोनों जातक महाउमग जातक 546 में अंतर्भावित हैं, जो कथाएं जातक कथा के रूप में अन्यत्र पाई जाती हैं, किंतु जातक में संग्रहित नहीं है। उनका भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। मजझिम निकाय का घटिकार सूत या घटिकार सूत 2:4/1 एक ऐसी ही जातक कहानी है जो जातक में नहीं मिलती। इसी प्रकार दीर्घनिकाय का महागोविंद सूत 2/6 जो स्वयं जातक की निदान कथा में भी महागोविंद जातक के नाम से निर्दिष्ट हुआ है, जातक के अंदर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार धम्मपट्टिका और मिलिंदपन में भी कुछ ऐसी जातक कथाएं उद्धृत की गई हैं जो जातक में संग्रहित नहीं है। अतः कुछ जातक निश्चित रूप से कितने हैं इसका ठीक निर्णय नहीं हो सकता। जब जातकों की संख्या के संबंध में विचार करते हैं तो जातक से हमारा तात्पर्य एक विशेष शीर्षक वाली कहानी से होता है, जिसमें बोधिसत्व के जीवन संबंधी किसी घटना का वर्णन हो, फिर चाहे उस एक जातक में कितनी ही अवान्तर कथाएं क्यों न गूंथ दी गई हों। यदि कुल कहानियां गिनी जाए तो जातक में करीब 3000 कहानियां पाई जाती हैं। वास्तव में जातकों का संकलन सुत्पिटक और विनयपिटक के आधार पर किया गया है। सुत्पिटक में अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनका उपयोग वहां उपदेश देने के लिए किया गया है, किंतु बोधिसत्व का उल्लेख उसमें नहीं है। यह काम बाद में करके प्रत्येक कहानी को जातक का रूप दे दिया गया है। तितिर जातक 37 और दीघित कोसल जातक 371
का निर्माण इसी प्रकार विनय पिटक के क्रमशः चुल्लवग और महावग से किया गया है। मणिकंठ जातक 253 भी विनय पिटक पर ही आधारित है। इसी प्रकार दीर्घ निकाय के कूटदंत सूत 1/5 और महासुदसन सूत 2/4 तथा मजझिम निकाय के मखादेव सूत 2/4/3 भी पूरे अर्थों में जातक हैं। कम से कम 13 जातका की खोज विद्वानों ने सुत पिटक और विनय पिटक में की है। यद्यपि राजकथा, चोर कथा एवं इसी प्रकार की भय, युद्ध, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पंघट, भूत प्रेत आदि संबंधी कथाओं को तिरस्चीन, व्यर्थ की अधम कथाएं कहकर भिक्षु संघ में हेयता की दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी उपदेश के लिए कथाओं का उपयोग भिक्षु लोग कुछ न कुछ मात्रा में करते ही थे। स्वयं भगवान ने भी उपमाओं और दृष्टांतों के द्वारा धर्म का उपदेश दिया है। बौद्ध संस्कृत ग्रंथ सद्धम्म पुंडरीक सूत्र के द्वितीय परिवर्त उपाय कौशल्य परिवर्त में भी कहा गया है कि बुद्ध अनेक दृष्टांतों से दृष्टांतशते ही तथा जातक पूर्वजन्म संबंधी कथाओं के द्वारा सब प्राणियों के कल्याणार्थ उपदेश करते हैं। बुद्ध के अलावा अन्य भारतीय संत भी उपनिषदों के काल से लेकर रामकृष्ण परमहंस के समय तक आख्यायिकाओं और दृष्टांतों के सहारे धर्मोपदेश करते रहे हैं। इसी प्रवृत्ति के आधार पर जातक कथाओं का विकास हुआ है। जन समाज में प्रचलित कथाओं को भी कहीं कहीं ले लिया गया है, किंतु उन्हें एक नया नैतिक रूप दे दिया गया है, जो बौद्ध धर्म की एक विशेषता है। अतः सभी जातक कथाओं पर बौद्ध धर्म की पूरी छाप है। पूर्व परंपरा से चले आते हुए लोक आख्यानों का आधार उनमें हो सकता है, पर उनका संपूर्ण ढांचा बौद्ध धर्म के नैतिक आदर्श के अनुकूल है। बुद्ध वचनों का वर्गीकरण 9 अंगों के रूप में किया गया है, जिनके नाम हैं 1 सुत, 2 गे, 3 वैयाकरण, 4 गाथा, 5 उदान, 6 इतिक तुक, 7 जातक, 8 अभ्युत्थम और 9 वेदल। सुत सूत्र का अर्थ है सामान्यतः बुद्ध उपदेश। दीर्घ निकाय सुत निपात आदि में गद्य में रखे हुए भगवान बुद्ध के उपदेश सुत हैं। गे पद्य मिश्रित अंश सगाथकन गे कहलाते हैं। सब पी सगाथक सुत गेयम वेदित। व्याकरण, विवरण, विवेचन वो व्याख्यापरक साहित्य है जो अभिधम पिटक तथा अन्य ऐसे ही अंशों में सन्निहित है। पद्य में रचित अंग गाथा, पाली श्लोक कहलाते हैं, यथा धम्मपद आदि की गाथाएं। उदान का अर्थ है बुद्ध मुख से निकले हुए भाव में प्रीति उद्गार या ऊर्ध्व वचन। ये उद्गार सौमनस्य की अवस्था में बुद्ध मुख से निकली हुई ज्ञानमय गाथाओं के रूप में है। सोमनिष्ठानमय गाथापटी संयुता इतिवुतक का अर्थ है ऐसा कहा गया या ऐसा तथागत ने कहा। वुत हेतम भगवता से आरंभ होने वाले बुद्ध वचन इतिवुतक है। जातक का अर्थ है बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं। ये जातक में संग्रहित है और कुछ अन्यत्र भी त्रिपिटक में पाई जाती है। अद्भुत धर्म वे सुत हैं जो अद्भुत वस्तुओं या योग संबंधी विभूतियों का निरूपण करते हैं। अंगुत्तर निकाय के चितारों में भिक्खवे अच्छरिया अद्भुत धम्म आनंदे जैसे अंश अद्भुत धम्म है। वेदल वे उपदेश हैं जो प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखे गए हैं, जिनमें आध्यात्मिक प्रसन्नता और संतोष प्राप्त करके प्रश्न पूछे जाया। सभ्येपि वेदम च तुटिठम च लुधा पुचिच्छत सुतता वेदलम ति वेदितव्वा चुल वेदल सुतत महावेदल सुतत सम्मादिठी सुतत सक्कपन सुतत आदि इसके उदाहरण हैं। बुद्ध वचनों का यह 9 प्रकार का विभाजन उनके शैली स्वरूपों या नमूनों की दृष्टि से ही है, ग्रंथों की दृष्टि से नहीं। इतने प्रकार के बुद्ध उपदेश होते थे, यही इस वर्गीकरण का अभिप्राय है।
बुद्ध वचनों का 9 अंगों में विभाजन, जिनमें जातक की संख्या 7वीं है, अत्यंत प्राचीन है। अतः जातक कथाएं सर्वांश में पाली साहित्य के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग हैं। उनकी संख्या के विषय में अनिश्चितता विशेषतः उनके समय समय पर सुत्त पिटक और विनय पिटक तथा अन्य स्रोतों से संकलन के कारण और स्वयं पाली पिटक के नाना वर्गीकरणों और उनके परस्पर सम्मिश्रण के कारण उत्पन्न हुई है। चुल निदेश में हमें केवल 500 जातकों का पंचजातक सतानी का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री फायान ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में 500 जातकों के चित्र लंका में अंकित हुए देखे थे। द्वितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के भरहुत और सांची के स्तूपों में जातकों के चित्र अंकित मिले हैं, जिनमें से कम 27 या 29 जातकों के चित्रों की पहचान राइस डेविड्स ने की थी। तब से कुछ अन्य जातक कहानियों की पहचान भी इन स्तूपों की पाषाण वेष्टनियों पर की जा चुकी है। ये सब तथ्य जातक की प्राचीनता और उसके विकास के सूचक हैं। स्थविवादी पाली साहित्य के समान संस्कृत बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी जातक कथाएं पाई जाती हैं। पाली के नवांग बुद्ध वचन की तरह यहाँ 12 अंग धर्म प्रवचन माने गए हैं। इन दोनों ही जगह जातक एक अंग या धर्म प्रवचन के भाग के रूप में विद्यमान है। बौद्ध संस्कृत ग्रंथ जातक माला में जो आर्य शूर की रचना बताई जाती है 34 जातक कथाएं मिलती है। आर्य शूर को लामा तारनाथ ने अश्वघोष का ही दूसरा नाम बताया है, परंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता है। संभवतः वे 4th शताब्दी ईस्वी के कवि थे। लोकोत्तरवादियों के प्रसिद्ध ग्रंथ महावस्तु में जो 200 ईशून्य पूर्व से 400 ईशून्य तक के बीच के काल में लिखी गई करीब 80 जातक कथाएं मिलती है। इसमें से कुछ पाली जातक के समान हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो पाली जातक में नहीं पाई जाती। राइस डेविड्स का कथन है कि जातक का संकलन और प्रणयन मध्य देश में प्राचीन जनकथाओं के आधार पर हुआ। विंटरनित्स ने भी प्रायः इसी मत का प्रतिपादन किया है। अधिकांश जातक बुद्धकालीन है। सांची और भरहुत के स्तूपों की पाषाण वेष्टनियों पर उनके दृश्यों का अंकित होना उनके पूर्व अशोककालीन होने का पर्याप्त साक्ष्य देता है। जातक के काल और कर्तृत्व के संबंध में अधिक प्रकाश उसके साहित्यिक रूप और विशेषताओं के विवेचन से पड़ेगा। प्रत्येक जातक कथा 5 भागों में विभक्त है। 1. पंचुपन्नवथु 2. अतीतवथु 3. गाथा 4. वैयाकरण या अत्यवर्णा और 5. समोधन। पंचुपन्नवथु का अर्थ है वर्तमान काल की घटना या कथा। बुद्ध के जीवन काल में जो घटना घटी वह पंचुपन्नवथु है। उस घटना ने भगवान को किसी पूर्वजन्म के वृत्त को कहने का अवसर दिया। यह पूर्वजन्म का वृत्त ही अतीतवथु है। प्रत्येक जातक का कथा की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग यह अतीतवथु ही है। इसी के अनुकूल पंचुपन्नवथु कहीं कहीं गढ़ ली गई प्रतीत होती है। अतीतवथु के बाद एक या अनेक गाथाएं आती हैं। इनका संबंध वैसे तो अतीतवथु से ही होता है, किंतु कहीं कहीं पंचुपन्नवथु से भी होता है। गाथाएं जातक के प्राचीनतम अंश हैं। वास्तव में गाथाएं ही जातक हैं। पंचुपन्नवथु आदि 5 भागों से समन्वित जातक तो वास्तव में जातकवर्णा या जातक में वैयाकरण या अर्थों आती है। इसमें गाथाओं की व्याख्या और उनका शब्दार्थ होता है। सबसे अंत में समोधन संवधान आता है, जिसमें अतीतवथु के पात्रों का बुद्ध के जीवन काल के पात्रों के साथ संबंध मिलाया जाता है। यथा उस समय अटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी अब का देवदत्त था और कुरुंग मृग तो मैं था ही। आदि आदि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संग्रहित है, जबकि उन्होंने बोधिसत्व के रूप में विभिन्न पारमिताएं पूरी की और बुद्धत्व के लिए योग्यता संपादित की। सुत्त पिटक के प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के ऐतिहासिक रूप की ही प्रतिष्ठा है। बाद में जातक में
तथा बुद्धवंश और चर्या पिटक में उनके ऐतिहासिक जीवन को पूर्व की कथाओं से संबद्ध कर दिया पाते हैं। जातक की निदान कथा में बुद्ध जीवन के 3 निदान बताए गए हैं। दूरे निदान में अत्यंत दूर अतीत की बुद्ध जीवन की कथा है। ऐसा माना जाता है कि अत्यंत सुदूर अतीत में बुद्ध सुमेध तपस्वी बनकर उत्पन्न हुए थे। उस समय उन्होंने दीपंकर बुद्ध में बड़ी निष्ठा दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उन्हें आगे चलकर बुद्ध होने का आशीर्वाद दिया। अनेक जन्मों तक विभिन्न शरीर धारण करते हुए सुमेध तपस्वी की साधना चलती रही। अंत में वैसंतर राजा के रूप में शरीर त्याग कर वे तुषित लोक में गए। सुमेध तपस्वी के रूप से लेकर तुषित लोक में जाने तक की बुद्ध की यह साधना कथा दूर निदान के अंतर्गत है। 547 जातक कथाएं और पौराणिक जातक से लेकर वैसंतर जातक तक बुद्ध जीवनी के इस दूरे निदान से ही संबंधित है। इन कथाओं से यहाँ तात्पर्य है, इनमें वर्णित अतीतवथु इनका संबंध बुद्ध की जीवन कथा के दूरे निदान से है, अर्थात ये बहुत दूर अतीत की कथाएं हैं। लुम्बिनी वन में जन्म लेने के समय से लेकर बोधि प्राप्ति तक की कथा अविदूरे निदान से संबंधित है, अर्थात वो इतने दूर अतीत की नहीं है। बोधि प्राप्ति से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक की बुद्ध जीवनी संतिके निदान के अंतर्गत है, अर्थात वो समीप की है। जातक की 55 में इसके कुछ अंश प्रस्तावना रूप में आते हैं। जातक की कहानियों में अतीतवत में बुद्ध जीवनी के दूरे निदान के अंदर समाविष्ट उनके पूर्व जन्मों की कहानियां आती है। ऐतिहासिक बुद्ध के जीवन की किसी घटना का उल्लेख कर इन दूरे निदान की कथाओं के कहने के लिए अवकाश निकाल लिया गया है, जो हो वास्तव में जातक का निर्माण करती है। प्रत्येक जातक के 5 अंगों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जातक गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं हैं। गाथा पद्य भाग जातक का प्राचीनतम भाग माना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्भूत इस गाथा भाग को ही मानना अधिक उपयुक्त होगा। शेष सब अठ्ठा है, परंतु जातक कथाओं की प्रकृति ऐसी है कि मूल को व्याख्या से अलग कर देने पर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। केवल गाथाएं कहानी का निर्माण नहीं करती, उनके ऊपर जब वर्तमान और अतीत की घटनाओं को ढांचा चढ़ाया जाता है तभी कथा वस्तु का निर्माण होता है। अतः पूरे जातक में उपर्युक्त 5 अवयवों का होना आवश्यक है, जिसमें गाथा भाग को छोड़कर शेष सब उसकी व्याख्या है, बाद का जोड़ा हुआ है। फिर भी सुविधा के लिए और ऐतिहासिक दृष्टि से गलत ढंग पर हम उसको जातक कह देते हैं। वास्तव में 547 जातक कथाओं के संग्रह को, जो उपर्युक्त 5 अंगों से समन्वित है, हमें जातक न कहकर जातक वरना जातक के अर्थ की व्याख्या या जातकथा ही कहना चाहिए। फॉर्सबाल और कॉवल ने जिसका क्रमशः रोमन लिपि में और अंग्रेजी में संपादन और अनुवाद किया है, या हिंदी में भादंत आनंद कौशल्यायन ने जातक शीर्षक से 6 भागों में अनुवाद किया है, वो वास्तव में जातक न होकर जातक की व्याख्या है। जातक कथाएं तो मूल रूप में केवल गाथाएं हैं, शेष भाग उसकी व्याख्या है। गाथा और जातक के शेष भाग का कालक्रम आदि की दृष्टि से क्या पारस्परिक संबंध है, यह प्रश्न सामने आता है। अट्ठा में गाथा भाग को अभिसंबुद्ध गाथा या भगवान बुद्ध द्वारा भाषित गाथाएं कहा गया है। वे बुद्ध वचन हैं, अतः वे त्रिपिटक के अंगभूत थी और उनको वहां से संकलित कर उनके ऊपर कथाओं का ढांचा प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण जातक ग्रंथ की विषय वस्तु का जिस आधार पर वर्गीकरण हुआ है, उससे भी यही स्पष्ट है कि गाथा भाग, या जिसे पिंटनित्स आदि विद्वानों ने गाथा जातक कहा है, वही उसका मूलाधार है। जातक ग्रंथ का वर्गीकरण विषय वस्तु के आधार पर न होकर गाथाओं की संख्या के आधार पर हुआ है। थेरी गाथाओं के समान वह भी निपातों में विभक्त है। जातक में 22 निपात हैं। पहले निपात
में 150 ऐसी कथाएं हैं जिनमें एक की एक गाथा पाई जाती है। दूसरे निपात में भी 150 जातक कथाएं हैं, किंतु यहाँ प्रत्येक कथा में 2-2 गाथाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे निपात में 50-50 कथाएं है और गाथाओं की संख्या क्रमशः 3-3 और 4-4 है। आगे भी 13वें निपात तक प्रायः यही क्रम चलता है। 14वें निपात का नाम पाक्यानक निपात है। इस निपात में गाथाओं की संख्या नियमानुसार 14 न होकर विविध है, इसलिए इसका नाम पाक्यानक प्रकीर्णक रख दिया गया है। इस निपात में कुछ कथाओं में 10 गाथाएं भी पाई जाती है और कुछ में 47 तक भी पाई जाती है। आगे के निपातों में गाथाओं की संख्या निरंतर बढ़ती गई है। 15वें निपात का शीर्षक है वीस निपात, 16वें का तिंस निपात, 17वें का 44 निपात, 18वें का परनास निपात, 19वें का सठठी निपात, 20वें का सप्तति निपात और 21वें का असीति निपात। 22वें निपात में केवल 10 जातक कथाएं हैं, किंतु प्रत्येक में गाथाओं की संख्या 100 से भी ऊपर है। अंतिक जातक वैसंतर जातक में तो गाथाओं की संख्या 700 से भी ऊपर है। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि जातक कथाओं की आधार गाथाएं ही है। स्वयं अनेक जातक कथाओं के वैयाकरण भाग में पाली और अट्ठकथा के बीच भेद दिखाया गया है, जैसे कि पली सुतों की अन्य अनेक अट्ठकथाओं तथा विशुद्धिमग्गों आदि ग्रंथों में भी। जहाँ तक जातक के वैयाकरण भाग से संबंध है, वहाँ पाली का अर्थ त्रिपिटकगत गाथा ही हो सकता है। भाषा के साक्ष्य से भी गाथा भाग अधिक प्राचीनता का द्योतक है अपेक्षाकृत गद्य भाग के। पिंटनेट्स ने कहा है, जातक की संपूर्ण गाथाओं को त्रिपिटक का मूल अंश नहीं माना जा सकता है, उनमें भी पूर्वापर भेद है। स्वयं जातक के वर्गीकरण से ही यह स्पष्ट है। 14वें निपात पाक्यानक निपात में प्रत्येक जातक कथा की गाथाओं की संख्या नियमानुसार 14 न होकर कहीं कहीं बहुत अधिक है। इसी प्रकार 20वें निपात सप्तति निपात में उसकी 2 जातक कथाओं की संख्या 70-70 न होकर क्रमशः 92 और 93 है। इस सब से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जातक का गाथाओं अथवा गाथा जातक की मूल संख्या निपात के शीर्षक की संख्या के अनुकूल ही होगी और बाद में उसका संवर्धन किया गया है। अतः कुछ गाथाएं अधिक प्राचीन है और कुछ अपेक्षाकृत कम प्राचीन है। इसी प्रकार गद्य भाग भी कुछ अत्यंत प्राचीनता के लक्षण लिए हुए है और कुछ अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। किसी किसी जातक में गद्य और गाथा भाग में साम्य भी नहीं दिखाई पड़ता और कहीं कहीं शैली में भी बड़ी विभिन्नता है। इस सब से जातक के संकलनात्मक रूप और उसके भाषा रूप की विविधता पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें कई रचयिताओं या संकलनकर्ताओं और कई शताब्दियों का योग रहा है। जातक की गाथाओं की प्राचीनता तो निर्विवाद है ही, उसका अधिकांश गद्य भाग भी अत्यंत प्राचीन है। भरहुत और सांची के स्तूपों की पाषाण वेष्टनियों पर जो चित्र अंकित है वे जातक के गद्य भाग से ही संबंधित हैं। अतः जातक का अधिकांश गद्य भाग जो प्राचीन है, तृतीय द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में इतना लोकप्रिय तो होना ही चाहिए कि उसे शिल्पकला का आधार बनाया जा सके। अतः सामान्यतः हम जातक को बुद्धकालीन भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतीक मान सकते हैं। उसमें कुछ लक्षण और अवस्थाओं के चित्रण प्राग बुद्धकालीन भारत के भी हैं और कुछ बुद्ध के काल के बाद के भी हैं। जहाँ तक गाथाओं की व्याख्या और उनके शब्दार्थ का संबंध है, वो संभवतः जातक का सबसे अधिक अर्वाचीन अंश है। इस अंश के लेखक आचार्य बुद्ध घोष माने जाते हैं। गंधवंश के अनुसार आचार्य बुद्ध घोष ने ही जातक ठन्ना की रचना की, किंतु यह संदिग्ध है। भाषा शैली की भिन्नता दिखाते हुए और कुछ अन्य निषेधात्मक कारण देते हुए डॉक्टर T.W. राइस डेविड्स ने बुद्ध घोष को जातक ठन्ना का रचयिता या संकलनकर्ता नहीं माना है।
स्वयं जातकथा के उपोद्घात में लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा है, शांतचित पंडित बुद्धमित भिक्षु बुद्धदेव के कहने से व्याख्या करूंगा। महिषासुर संप्रदाय महाविहार की परंपरा से भिन्न एक बौद्ध संप्रदाय था। बुद्धघोष ने जितनी अर्थ कथाएं लिखी है, शुद्ध महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेश विधि पर आधारित हैं। अतः जातकथा के लेखक को आचार्य बुद्धघोष से मिलाना ठीक नहीं। संभवतः यह कोई अन्य सिंघली भिक्षु थे, जिनका काल 5वीं शताब्दी ईस्वी माना जा सकता है। कथावस्तु एवं शैली। जातक कथाओं का रूप लोक साहित्य का है। उसमें पशु पक्षियों आदि की कथाएं भी है और मनुष्यों की भी है। जातकों के कथानक विविध प्रकार के हैं। विंटरनेट्स ने मुख्यतः 7 भागों में उनका वर्गीकरण किया है। 1. व्यवहारिक नीति संबंधी कथाएं। 2. पशुओं की कथाएं। 3. हास्य और विनोद से पूर्ण कथाएं। 4. रोमांचकारी लंबी कथाएं या उपन्यास। 5. नैतिक वर्णन। 6. कथन मात्र। और 7. धार्मिक कथाएं। वर्णन की शैलियां भी भिन्न भिन्न है। विंटरनेट्स ने इनका वर्गीकरण 5 भागों में इस प्रकार किया है। 1. गद्यात्मक वर्णन। 2. आख्यान, जिसके 2 रूप हैं, अ. संवादात्मक और आ. वर्णन और संवादों का सम्मिश्रित रूप। 3. अपेक्षाकृत लंबे विवरण, जिनका आदि गद्य से होता है, किंतु बाद में जिनमें गाथाएं भी पाई जाती है। 4. किसी विषय पर कथित वचनों का संग्रह। 5. महाकाव्य या खंडकाव्य के रूप में वर्णन। वानरिंद जातक 57, विलारवत जातक 128, सिंहचम जातक 189, सुनसुमार जातक 208 और संधिभेद जातक 349 आदि। जातक कथाएं पशु कथाएं हैं। ये कथाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विशेषतः इन्हीं कथाओं का गमन विदेशों में हुआ है। व्यंग्य का पुट भी यहाँ अपने काव्यात्मक रूप से दृष्टिगोचर होता है। प्रायः पशुओं की तुलना में मनुष्यों को हीन दिखाया गया है। एक विशेष बात यह है कि व्यंग्य किसी व्यक्ति पर न कर संपूर्ण जाति पर किया गया है। एक बंदर कुछ दिनों के लिए मनुष्यों के बीच आकर रहा, बाद में अपने साथियों के पास जाता है। साथी पूछते हैं, मनुष्यों के समाज में रहे हैं, उनका बर्ताव जानते हैं, हमें भी कहें, हम उसे सुनना चाहते हैं। मनुष्यों की करनी मुझसे मत पूछो, कहे, हम सुनना चाहते हैं। बंदर ने कहना शुरू किया, हिरण्य मेरा, सोना मेरा। यही रात दिन वे चिल्लाते हैं। घर में 2 लोग रहते हैं, एक को मूंछ नहीं होती, उसके लंबे केश होते हैं, वेणी होती है और कानों में छेद होते हैं। उसे बहुत धन से खरीदा जाता है, वो सब जनों को कष्ट देता है। बंदर कह ही रहा था कि उसके साथियों ने कान बंद कर लिए, मत कहें मत कहें। इस प्रकार के मधुर और अनूठे व्यंग्य के अनेकों चित्र जातक में मिलेंगे। विशेषतः मनुष्य के अहंकार के मिथ्यापन के संबंध में मर्मस्पर्शी व्यंग्य। महापिंगल जातक 240 में, ब्राह्मणों की लोभवृत्ति के संबंध में सिगाल जातक 113 में, एक अति बुद्धिमान तपस्वी के संबंध में अवारिया जातक 376 में है। सब्बादाठ नामक श्रृंगाल संबंधी हास्य और विनोद भी बड़ा मधुर है। सब्बादाठ जातक 241। और इसी प्रकार मक्खी हटाने के प्रयत्न में दासी का मूसल से अपनी माता को मार देना। रोहिणी जातक 49। और बंदरों का पौधों का उखाड़ कर पानी देना भी मधुर विनोद से भरे हुए हैं। इसी प्रकार रोमांच के रूप में महाउम्मक जातक 546 आदि, नाटकीय आख्यान के रूप में छदंत जातक 514 आदि, एक ही विषय पर कहे हुए कथनों के संकलन के रूप में कुणाल जातक 536 आदि, संक्षिप्त नाटक के रूप में उम्मदंती जातक 527 आदि, नीतिपरक कथाओं के रूप में गुण जातक 157
आदि पूरे महाकाव्य के रूप में पैसंतर जातक 547 आदि एवं ऐतिहासिक संवादों के रूप में संकिचर जातक 530 और महानार्दिक सत जातक 544 आदि अनेक प्रकार के वर्णनात्मक आख्यान जातक में भरे पड़े हैं, जिनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख यहाँ अत्यंत संक्षिप्त रूप में भी नहीं किया जा सकता। साहित्य और सभ्यता के इतिहास में जातक का स्थान बुद्धकालीन भारत के समाज, धर्म, राजनीति, भूगोल, लौकिक विश्वास, आर्थिक एवं व्यापारिक अवस्था एवं सर्वाधिक जीवन की पूरी सामग्री हमें जातक में मिलती है। जातक केवल लोक कथाओं का प्राचीनतम संग्रह भर नहीं है, बौद्ध साहित्य में तो उसका स्थान सर्वमान्य है ही। स्थविरवाद के समान महायान में भी उसकी प्रभुत महत्ता है, यद्यपि उसके रूप के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है। बौद्ध साहित्य के समान समग्र भारतीय साहित्य में और इतना ही नहीं, समग्र विश्व साहित्य में जातक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार भारतीय सभ्यता के एक युग का ही वह निदर्शक नहीं है, बल्कि उसके प्रसार की एक अद्भुत गाथा भी जातक में समाये हुए हैं। विशेषतः भारतीय इतिहास में जातक के स्थान को कोई दूसरा ग्रंथ नहीं ले सकता। बुद्धकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन को जानने के लिए जातक एक उत्तम साधन है। चूंकि उसकी सूचना प्रासंगिक रूप से ही दी गई है, इसलिए वो और भी अधिक प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण भी। जातक के आधार पर यहाँ बुद्धकालीन भारत का संक्षिप्ततम विवरण भी नहीं दिया जा सकता। जातक की निदान कथा में हम तत्कालीन भारतीय भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण सूचना पाते हैं। जातक में कहा गया है कि जम्बूद्वीप भारत का विस्तार 10,000 योजन है। मध्य प्रदेश की सीमाओं का उल्लेख वहां इस प्रकार किया गया है। मध्य देश की पूर्व दिशा में कजंगला नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल के वन है और फिर आगे सीमांत देश। पूर्व दक्षिण में सललवती नामक नदी है, उसके आगे सीमांत देश। दक्षिण दिशा में सेतकर्णिक नामक कस्बा है, उसके आगे सीमांत देश। पश्चिम दिशा में थून नामक ब्राह्मण ग्राम है, उसके बाद सीमांत देश। उत्तर दिशा में उशीरध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमांत देश। यह वर्णन यहाँ विनय पिटक से लिया गया है और बुद्धकालीन मध्य देश की सीमाओं का प्रामाणिक परिचायक माना जाता है। जातक के इसी भाग में निरंजना, अनोमा आदि नदियों, पांडव पर्वत, वैभारगिरी, गयासीस आदि पर्वतों, उरुवला, कपिलवस्तु, वाराणसी, राजगृह, लुम्बिनी, वैशाली, श्रावस्ती आदि नगरों और स्थानों एवं उत्कल देश, उड़ीसा का तथा यष्टिवन, लटितवन आदि वनों का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण कोसल और मगध का तो उसके ग्रामों, नगरों, नदियों और पर्वतों के सहित वो पूरा वर्णन उपस्थित करता है। 16 महाजनपदों अंग मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, शूरसेन, अस्सिक, अश्मिक, अवती, गंधार और कंबोज का विस्तृत वर्णन हमें असंपादन जातक में मिलता है। महासुतसोम जातक 537 में कुरु देश का विस्तार 300 योजन बताया गया है। इसी प्रकार धूमकारी जातक 413 तथा 10 ब्राह्मण जातक 415 में कहा गया है कि युधिष्ठिर गोत्र के राजा का उस समय वहां राज्य था। कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ का विस्तार 7 योजन महासुतसोम जातक 537 तथा विदुर पंडित जातक 545 में दिया गया है। धनंजय कौरव्य और सुतसोम आदि कुरु राजाओं के नाम कुरुधम जातक 276, धूमकारी जातक 413, संभव जातक 515 और विदुर पंडित जातक 545 में आते हैं। उत्तर पंचाल के लिए कुरु और पंचाल वंशों में झगड़ा चलता रहा। इसकी सूचना हम चंपेय जातक 506
तथा अन्य अनेक जातकों में पाते हैं। कभी वो कुरु राष्ट्र में सम्मिलित हो जाता था, सोमंस जातक 415, और कभी कंपिल्ला राष्ट्र में भी, जिसका साक्ष्य ब्रह्मदत्त जातक 323, जयद्दिस जातक 513 और गंधतीदु जातक 520 में विद्यमान है। पंचाल राज दुर्मुख निमि का समकालिक था। इसकी सूचना हमें कुंभकार जातक में मिलती है। अस्सिक अश्मिक राष्ट्र की राजधानी पोतन या पोतली का उल्लेख हमें चुल्लकालिंग जातक 301 में मिलता है। मिथिला का विस्तार सुरुचि जातक 489 और गंधार जातक 406 में 7 योजन बताया गया है। महाजनक जातक 539 में मिथिला का बड़ा सुंदर वर्णन उपलब्ध होता है, जिसकी तुलना महाभारत 3.2066-9 से की जाती है। सागल नगर का वर्णन कालिंग बोधि जातक 479 और कुश जातक 531 में है। काशी राज्य के विस्तार का वर्णन ध्वजविदेह जातक 391 में है। उसकी राजधानी वाराणसी के केतुमती, सुरुंधन, सुदर्शन, ब्रह्मवर्धन, पुपफूति, ब्रह्मनगर और मोलिनी आदि नाम थे। ऐसा साक्ष्य अनेक जातकों में मिलता है। तंडुलनाली जातक 5 में वाराणसी के प्राकार का वर्णन है। तेलपत जातक 96 और सुसीम जातक 163 में वाराणसी से तक्षशिला की दूरी 2000 योजन बताई गई है। कुंभकार जातक 408 में गंधार के राजा नग्गजी या नग्नजित का वर्णन है। कुश जातक 531 में मल्ल राष्ट्र और उसकी राजधानी कुसावती या कुसीनारा का वर्णन है। चंपेय जातक 506 में अंग और मगध के संघर्ष का वर्णन है। इसी प्रकार रूखधम जातक और फंदन जातक में शाक्य और कोलियों के रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़े का वर्णन है। वत्स राज्य और उसके अधीन भग्ग राज्य की सूचना धोनसाख जातक 353 में मिलती है। इंद्रिय जातक में सुठ अवती, दक्षिणापथ, दंडक्वन कुंभवती नगर आदि का वर्णन है। संरभक जातक में सुठ देश का वर्णन है। सालितक जातक और कुरुधम जातक से हमें पता चलता है कि अचिरवती नदी श्रावस्ती में होकर बहती थी। सरभंग जातक में गोदावरी नदी का भी उल्लेख है और उसे कविट वन के समीप बताया गया है। गंधार जातक में कश्मीर गंधार का उल्लेख है। कन्ह जातक में संकस संकाश्य का उल्लेख है। चंपेय जातक से हमें सूचना मिलती है कि चंपा नदी अंग और मगध जनपदों की सीमा पर होकर बहती थी। गंगमाल जातक में गंधमादन पर्वत का उल्लेख है। बिंबिसार संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जातकों में भरी पड़ी है। महाकोसल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन और काशी गांव की प्राप्ति का उल्लेख हरितमात जातक 239 और वर्धकी सूक जातक 283 में है। मगध और कोसल के संघर्षों का और अंत में उनकी एकता का उल्लेख वर्धकी सूक जातक, कुम्मस्पिंड जातक, तक्षसूक जातक और भद्दसाल जातक आदि अनेक जातकों में है। इस प्रकार बुद्धकालीन राजाओं, राज्यों, प्रदेशों, जातियों, ग्रामों, नगरों, नदियों, पर्वतों आदि का पूरा विवरण हमें जातकों में मिलता है। तिलमुठी जातक 252 में हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक उत्तम चित्र मिलता है। संखपाल जातक 524 और दरीमुख जातक 378 में मगध के राजकुमारों के तक्षशिला में शिक्षार्थ जाने का उल्लेख है। तक्षशिला में शिक्षा के विधान, पाठ्यक्रम, अध्ययन विषय, उनके व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष, निवास, भोजन, नियंत्रण आदि के विषय में पूरी जानकारी हमें जातकों में मिलती है। वाराणसी राजगृह, मिथिला, उज्जयिनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, तक्षशिला आदि प्रसिद्ध नगरों को मिलाने वाले मार्गों का तथा स्थानीय व्यापार का पूरा विवरण हमें जातकों में मिलता है।
काशी से चेदी जाने वाली सड़क का उल्लेख वेदभर जातक 48 में है। क्या क्या पेशे उस समय लोगों में प्रचलित थे, कला और दस्तकारी की क्या अवस्था थी तथा व्यवसाय किस प्रकार होता था, इसके अनेक चित्र हमें जातकों में मिलते हैं। बावरू जातक 339 और सुसंधी जातक 360 से हमें पता लगता है कि भारतीय व्यापार विदेशों से भी होता था और भारतीय व्यापारी सुवर्ण भूमि बर्मा से मलाया तक का प्रदेश तक व्यापार के लिए जाते थे। भरूकच उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। सुसंधी जातक में हमें इसका उल्लेख मिलता है। जल के मार्गों का भी जातकों में स्पष्ट उल्लेख है। लौकिक विश्वासों आदि के बारे में देवधम जातक 6 और नलपान जातक 20 आदि में समाज में स्त्रियों के स्थान के संबंध में अंधभूत जातक 62 आदि में दासों आदि की अवस्था के संबंध में कटाहक जातक 125 आदि में सुरापान आदि के संबंध में सुरापान जातक 81 आदि में यज्ञ में जीव हिंसा के संबंध में दुम्मेद जातक 50 आदि में व्यापारिक संघों और डाकुओं के भय आदि के संबंध में खुर्द जातक 265 और तत्कालीन शिल्पकला आदि के विषय में महाउम्मग जातक 546 आदि में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है, जिसका यहाँ विवरण देना अत्यंत कठिन है। जिस समय का जातक में चित्रण है, उसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण उच्च माने जाते थे। दासों की प्रथा प्रचलित थी। उनके साथ दुर्व्यवहार के भी उदाहरण मिलते हैं। दास क्रीत भी होते थे और पितृक्रमागत भी होते थे। विशेष अवस्थाओं में दास मुक्त भी कर दिए जाते थे। बुद्ध काल में जाति पेशे की सूचक नहीं थी। जातक कहानियों से पता चलता है कि किसी भी समय एक पेशे को छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरा पेशा कर सकता था और इसमें उसकी जाति बाधक नहीं होती थी। विवाह संबंध प्रायः समान जातियों और कुलों सामाजिक कुल में अच्छे माने जाते थे। उत्सवों में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी सम्मिलित होती थीं। अनेक प्रकार के उत्सव बुद्ध काल में होते रहते थे और ऊन में मांस मछली के भोजन के साथ साथ सुरापान भी चलता था। स्त्रियों के सदाचार को अक्सर जातक की कहानियों में संशय की दृष्टि से देखा गया है। कहा गया है कि सत्य का होना उनमें सुदुर्लभ ही है। सच तेस सुदुर्लभन, परंतु भार्या के रूप में स्त्री की प्रशंसा की गई है और उसे परम सखा बताया गया है। भर्या नाम परमा सखा। शिल्पों का समाज में आदर था। वेश्याओं के प्रभुत्व वर्णन जातक में मिलते हैं। इस समय यह प्रथा विद्यमान थी। इसी प्रकार द्यूत का व्यसन भी प्रचलित था। विदुर पंडित जातक में हम धनंजय कौरव्य को जुआ खेलते देखते हैं। शासन में रिश्वत चलती थी। कन्वेर जातक में हम एक कोतवाल को रिश्वत लेते देखते हैं। शकुनों में और फलित ज्योतिष में लोगों का विश्वास था। छींक आने को अपशकुन मानते थे और जब कोई छींकता था तो उससे लोग कहते थे जियो या चिंजीव हो। सत्य क्रिया सच क्रिया में लोगों का विश्वास था। मूगपट जातक में हम देखते हैं कि काशीराज की रानी ने सत्य क्रिया के बल से संतान प्राप्त की। इसी प्रकार बट्टक जातक में कहा है कि एक बटेर के बच्चे ने अपने सत्य क्रिया बल से वृक्ष में लगी आग को बुझा दी या वह प्राप्त कुमारिकाओं को अपना वर खोजने की स्वतंत्रता थी। ऐसा अम्ब जातक से पता चलता है। संकिचर जातक में पत्नी को धनकीता कहा गया है। इससे पता चलता है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में पति को कन्या के पिता को धन भी देना पड़ता था। उदय जातक से भी ऐसा ही मालूम पड़ता है। जहाँ तक धार्मिक अवस्था का संबंध है, एक प्रकार का लोक धर्म प्रचलित था। लोग यक्षों, वृक्षों, नागों, गरुड़ों और नदियों की पूजा करते थे। एक स्त्री को जो अपने पति से बिछुड़ गई है, हम भागीरथी गंगा की स्तुति करते और उसकी शरण में जाते देखते हैं।
परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं कि एक प्रकार का भागवत धर्म लोगों में प्रचलित था। गोकुलदास दे ने इस बात को दिखाने का बड़ा प्रयास किया है कि धर्म का जो स्वरूप जातककालीन समाज में हम देखते हैं उसमें भागवत धर्म के तत्व विद्यमान हैं। जातककालीन समाज में एक प्रकार का लोक धर्म प्रचलित था जिसमें साधारण जन समाज के विश्वास और उसकी विभिन्न लौकिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं समतल पर प्रतिबिंबित थी, अर्थात पूजा, वंदना, दान, देवताओं की शरणागति आदि की भावनाएं प्रधान थी। जातक वस्तुतः प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन संबंधी सूचनाओं का अगाध भंडार ही हैं और उनका समग्रतया अध्ययन पाली साहित्य के इतिहास लेखक के लिए संभव नहीं है। ये अनेक महाग्रंथों का विषय है। बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों में जातक का महत्व सुप्रतिष्ठित है। महायान और हीनयान को वो एक प्रकार से जोड़ने वाली कड़ी है, क्योंकि महायान का बोधिसत्व आदर्श यहाँ अपने बीज रूप में विद्यमान है। दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सांची और भरहुत के स्तूपों में जातक के अनेक दृश्य अंकित है। मिलिंद-पन्हा में अनेक जातक कथाओं को उद्धृत किया गया है। अमरावती स्तूप द्वितीय शताब्दी ईस्वी में उसके चित्र अंकित है। 5वीं शताब्दी में लंका में उसके 500 दृश्य अंकित किए जा चुके थे। अजंता की चित्रकारी में भी महेश जातक 278 अंकित है। बोध गया में भी उसके अनेक चित्र अंकित है। जावा के बोरोबदूर स्तूप 9वीं शताब्दी ईस्वी में, बर्मा के पगान नगर में स्थित पेगोडाओं 13वीं शताब्दी ईस्वी में और सियाम में सुरखोदे नामक प्राचीन नगर में जातक के अनेक दृश्य चित्रित मिले हैं। अतः जातक का महत्व भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी स्थविरवाद बौद्ध धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म के अन्य अनेक रूपों में भी प्रतिष्ठित है। कालक्रम की दृष्टि से वैदिक साहित्य की शुनहक्षेप की कथा, यम यमी संवाद, पुरुवा उर्वशी संवाद आदि कथानक ही बुद्ध पूर्व काल के हो सकते हैं। छांदोग्य और बृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की आख्यायिकाएं भी बुद्ध पूर्व काल की मानी जा सकती है, और इसी प्रकार ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण के कुछ आख्यान भी बुद्ध पूर्व काल की माने जा सकते हैं। इनका भी जातकों से और सामान्यतः पाली साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। तेविजा सुत में अट्टिक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, रघेरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, काश्यप और भृगु इन 10 मंत्रकर्ता ऋषियों के नामों के साथ साथ ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण और छंदावा ब्राह्मण का भी उल्लेख हुआ है। मजझिम निकाय के अस्सलान सुतत के आश्वलायन ब्राह्मण को प्रश्न उपनिषद के आश्वलायन से मिलाया गया है। मजझिम निकाय के आश्वलायन श्रावस्ती निवासी है और वेदा रघै में पार रघै त है। इसी प्रकार प्रश्न उपनिषद के आश्वालन भी वेदा रघै के महापंडित है और कौशल निवासी है। जातकों में भी वैदिक साहित्य के साथ निकट संपर्क के अनेक लक्षण पाए जाते हैं। उद्दालक जातक 487 में उद्दालक के तक्षशिला जाने और वहां एक लोक विश्रुत आचार्य की सूचना पाने का उल्लेख है। इसी प्रकार सेतुकेतु जातक में उद्दालक के पुत्र श्वेतुकेतु का कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला जाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के उद्दालक को हम उत्तरापथ में भ्रमण करते हुए देखते हैं। अतः इससे यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं है कि जातकों के उद्दालक और श्वेतुकेतु ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के इन नामों के व्यक्तियों से भिन्न नहीं है। जर्मन विद्वान लूडर्स ने सेतुकेतु जातक 377 में आने वाली गाथाओं को वैदिक आख्यान और महाकाव्य युगीन काव्य को मिलाने वाली कड़ी कहा है, जो समुचित ही है। इसी प्रकार सिंगली विद्वान मलल सेक का कहना है कि जातक का संबंध भारतीय साहित्य की उस आख्यान विधा से है जिससे उत्तरकालीन महाकाव्यों का विकास हुआ है।
रामायण और महाभारत के साथ जातक की तुलना करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों ग्रंथों के सभी अंश बुद्ध पूर्व युग के नहीं हैं। रामायण के वर्तमान रूप में 2400 श्लोक पाए जाते हैं। रामायण में कहा भी गया है, चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि। किंतु बौद्ध महाविभाषा शास्त्र कात्यायनी पुत्र के ज्ञान प्रस्थान शास्त्र की व्याख्या से सिद्ध है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी में भी रामायण में केवल 12,000 श्लोक थे। रामायण 2:109-3-4 में बुद्ध तथागत का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार शक, यवन आदि के साथ संघर्ष का वर्णन है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव के द्वारा कुरु, मद्र और हिमालय के बीच में यवनों और अशकों के देश और नगरों को स्थित बताया गया है। इससे सिद्ध है कि जिस समय में अंश लिखे गए थे, ग्रीक और सिथियन लोग पंजाब के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। अतः रामायण के काफी अंश महाराज बिंबिसार या बुद्ध के काल के बाद लिखे गए। महाभारत में इसी प्रकार एडुकों, बौद्ध मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख है। बौद्ध विशेषण चातुर महाराजिक भी वहां आया है। रोमन लोगों का भी वर्णन है। इसी प्रकार सिथियन और ग्रीक आदि लोगों का भी वर्णन है। आदि पर्व में महाराज अशोक को महासुर कहा गया है और महावीर्योपराजितः के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। शांति पर्व में विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के शिष्य कामंदक का भी अर्थविद्या के आचार्य के रूप में उल्लेख है। इस प्रकार अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध है कि महाभारत के वर्तमान रूप का काफी अंश बुद्ध, अशोक और कौटिल्य विष्णुगुप्त के बाद के युग का है। जातक की अनेक गाथाओं और रामायण के श्लोकों में अद्भुत समानता है। दशरथ जातक 461 और देवधम जातक 6 में हमें प्रायः राम कथा की पूरी रूपरेखा मिलती है। जयद्दिस जातक 513 में राम का दंडकारण्य जाना दिखाया गया है। इसी प्रकार साम जातक 540 की सदृशता रामायण 2:63-25 से है और विंटरनिट्स के मत में जातक का वर्णन अधिक सरल और प्रारंभिक है। वैसंतर जातक के प्रकृति वर्णन का साम्य इसी प्रकार वाल्मीकि के प्रकृति वर्णन से है और इस जातक की कथा के साथ राम की कथा में भी काफी सदृशता है। महाभारत के साथ जातक की तुलना अनेक विद्वानों ने की है। उनके निष्कर्षों को यहाँ संक्षिप्ततम रूप में भी रखना वास्तव में बड़ा कठिन है। महाजनक जातक 539 के जनक उपनिषदों और महाभारत के ही ब्रह्मज्ञानी जनक है। मिथिला के प्रासादों को जलते देखकर जनक ने कहा था, मिथिला प्रदीप्तया न में दह्यति किंचन। ठीक उनका यही कथन हमें महाजनक जातक 539 में भी मिलता है तथा कुंभकार जातक 408 और सोनक जातक 529 में भी मिलता है। अतः दोनों व्यक्ति एक है। इसी प्रकार ऋष्यशृंग की पूरी कथा नकीनिका जातक 526 में है। युधिष्ठिर और विदुर का संवाद 10 ब्राह्मण जातक 495 में है। कुणाल जातक 536 में कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। इसी प्रकार घट जातक 355 में कृष्ण द्वारा कंस वध और द्वारका बसाने का पूरा वर्णन है। महाकन्ह जातक 469, निमि जातक 541 और महानार्दक सप जातक 544 में राजा उशीन और उसके पुत्र शिवी का वर्णन है। शिवी जातक 449 में भी राजा शिवी की दान पारमिता का वर्णन है, अपनी आँखों को दे देने के रूप में। अतः कहानी मूलतः बौद्ध है, इसमें संदेह नहीं है। महाभारत में 100 ब्रह्मदत्तों का उल्लेख है। संभवतः ब्रह्मदत्त किसी एक राजा का नाम न होकर राजाओं का सामान्य विशेषण था, जिसे 100 राजाओं ने धारण किया। दुम्मेद जातक 50
में भी राजा और उसके कुमार दोनों का नाम ब्रह्मदत्त बताया गया है। इसी प्रकार गंगामाल जातक 421 में कहा गया है कि ब्रह्मदत्त कुल का नाम है। सुसीम जातक 411, कुम्मासपिंड जातक 415, अट्ठान जातक 425, लोमास्कसप जातक 433 आदि जातकों की भी यही स्थिति है। अतः जातकों में आए हुए ब्रह्मदत्त केवल एक समय के पर्याय नहीं है, उनमें कुछ न कुछ ऐतिहासिकता भी अवश्य है। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त पतंजलि के महाभाष्य में भी जातक गाथाएं उल्लिखित हैं। प्राचीन जन साहित्य में और बाद के कथा साहित्य पर भी उसका प्रभाव उपलिखित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत में अपनी वरदकहा बृहत कथा लिखी जो आज अप्राप्त है, परंतु सोमदेव ने जो स्वयं बौद्ध थे 11वीं-12वीं शताब्दी में अपना कथा सरितसागर बृहत कथा के आधार पर ही लिखा और उसमें अनेक कहानियों के मूल स्रोत भी जातक में दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार हितोपदेश में भी अनेक कहानियां जातक कथाओं पर आधारित दिखाई जा सकती हैं। भारतीय लोक साहित्य में भी अनेक जातक कहानियों को अदृश्य रूप से खोजा जा सकता है। ऐसी कहानियां भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रचलित हैं। उदाहरणतः सीख वाकू दीजिए जाकू सीख सुहाई, सीख न दीजिए बानरा, बया को घर जाए के रूप में बंदर और बया की कहानी भारत के सब प्रदेशों में विदित है। बंदर और बया की यह कहानी कूटेदूसक जातक 321 की कहानी है। इसी प्रकार कई अनेक कहानियों को मनोरंजकपूर्ण ढंग से खोजा जा सकता है। जिस प्रकार जातक कथाएं समुद्र मार्ग से लंका, बर्मा, सियाम, जावा, सुमात्रा, हिंद, चीन आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को गई और वहां स्थापत्य कला आदि में चित्रित की गई, उसी प्रकार स्थल मार्ग से हिंदुकुश और हिमालय को पार कर पश्चिमी देशों तक उनके पहुंचने की कथा बड़ी लंबी और मनोहर है। पिछले 50-60 वर्षों की ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है कि बुद्ध पूर्व काल में भी विदेशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क थे। बावरू जातक और सुसंधी जातक में विदेशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क के संबंधों की पर्याप्त झलक दिखाई देती है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी से ही अल सिंध, जिसे अलेक्जेंडर ने बसाया था, पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का मिलन केंद्र हो गया था। वस्तुतः पश्चिम में भारतीय साहित्य और विशेषतः जातक कहानियों की पहुंच अरब और उनके बाद ग्रीक लोगों के माध्यम से हुई। पंचतंत्र में अनेक जातक कहानियां विद्यमान है, यह तथ्य सर्वविदित है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में पंचतंत्र का अनुवाद पहलवी भाषा में किया गया। 8वीं शताब्दी में कलला दमना शीर्षक से उसका अनुवाद अरबी में किया गया। कलला दमना शब्द करकट और दमनक के अरबी रूपांतर हैं। 15वीं शताब्दी में पंचतंत्र के अरबी अनुवाद का जर्मन भाषा में अनुवाद, फिर धीरे धीरे सभी यूरोपीय भाषाओं में उसका रूपांतर हो गया। वास्तव में सीधे रूप से भी जातक ने विदेशी साहित्य को प्रभावित किया है और उसकी कथा भी अत्यंत प्राचीन है। ग्रीक साहित्य में ईस्ट की कहानियां प्रसिद्ध है। फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेज विद्वानों की खोज से सिद्ध है कि ईस्ट एक ग्रीक थे। ईस्ट की कहानियों का यूरोपीय साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और विद्वानों के द्वारा यह दिखा दिया गया है कि ईस्ट की अधिकांश कहानियों का आधार जातक है। सिंहचम जातक 189 की कथा अति प्रसिद्ध है, जो ईस्ट की कहानियों में भी पाई जाती है। सिंह की खाल ओढ़े हुए गधा इन दोनों जगह ही दिखाई पड़ता है। डॉक्टर 0T0W0 राइस डेविड्स का मत है कि शेक्सपियर ने अपने नाटक किंग जॉन में इस कथा की ओर संकेत किया है। अंक 2 दृश्य 1 तथा अंक 3 दृश्य 1 में। इसी प्रकार अलिफ लैला की कहानियों से भी जातक की समानताएं हैं। समूग जातक 436
का सीधा संबंध अलिफ लैला की एक कहानी से दिखाया गया है। कृतज्ञ पशु और अकृतज्ञ मनुष्यों की कहानियाँ, जो सक्षम किर जातक 73, तक्कार्य जातक 481 और महाकवु जातक 516 में मिलती है, यूरोप की अनेक भाषाओं के कथा साहित्य में बिखरी पड़ी है। इसी प्रकार अकृतज्ञ पत्नी की कहानी भी है, जो चूलपदुम जातक 193 में आई है, प्रायः सारे यूरोप के कथा साहित्य में व्याप्त है। कच्छप जातक 215 की कहानी ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी और अनेक यूरोपीय भाषाओं के साहित्य में पाई जाती है, ऐसा राइस डेविड्स का कथन है। इसी प्रकार जम्बुखादक जातक 294 की कहानी है, पनीर के टुकड़े को लेकर गीदड़ और कौए की कहानी के रूप में यह यूरोप भर के बालकों को विदित है। महोसद जातक, दधिवाहन जातक और राजोवाद जातक की कहानियां भी इसी प्रकार यूरोपीय साहित्य में थोड़े बहुत रूपांतर से पाई जाती है। अन्य अनेक कहानियों की भी तुलना विद्वानों ने जातक से की है। 8वीं शताब्दी में अरबों ने यूरोप पर आक्रमण किया, स्पेन और इटली आदि को उन्होंने रौंद डाला। उन्हीं के साथ जातक कहानियां भी इन देशों में गईं और उन्होंने धीरे धीरे सारे यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया। फ्रांस के मध्यकालीन साहित्य में पशु पक्षी संबंधी कहानियों की अधिकता है। फ्रेंच विद्वानों ने उन पर जातक के प्रभाव को स्वीकार किया है। बाइबल और विशेषतः संत जोन के सुसमाचार की अनेक कहानियों और उपमाओं की तुलना पाली त्रिपिटक और विशेषतः जातक के इस संबंधी विवरणों से विद्वानों ने की है। ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव में अन्य अनेक तत्वों के अतिरिक्त जातक का भी काफी सहयोग रहा है। ईसाई संत प्लेसीज की तुलना निग्रोधमिक जातक 12 की कथा से की गई है। यद्यपि विंटरनिट्स ने उसमें अधिक साम्य नहीं पाया है, पर सबसे अधिक साम्य मध्ययुग की रचना बरलाम एंड जोसेफात का जातक के बोधिसत्व से है। इस रचना में, जो मूलतः 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी में पहलवी में लिखी गई थी, भगवान बुद्ध की जीवनी एक ईसाई संत के परिधान में वर्णित की गई है। बाद में इस रचना के अनुवाद अरब, सीरिया, इटली और यूरोप की अन्य भाषाओं में हुए। ग्रीक भाषा में इस रचना का अनुवाद 8वीं शताब्दी में अरब के खलीफा अल-मंसूर के समकालिक एक ईसाई संत ने, जिसका नाम दमिश्क का संत जोन, सेंट जोन ऑफ दमस्कस 676-749 ई.शून्य था किया। ग्रीक से इस रचना का लैटिन में अनुवाद हुआ और फिर यूरोप की अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। करीब 80 संस्करण इस रचना के यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया की भाषाओं में हुए हैं। इस रचना में जोसेफात बोधिसत्व के रूप में है और बरलाम उनके गुरु हैं। बुद्ध के जन्म की कथा वृद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजित को उनके द्वारा देखना और संन्यास लेना, ये सब तथ्य बुद्ध चरित की शैली में यहाँ वर्णित है। बुद्ध के जन्म पर की गई भविष्यवाणी का भी वर्णन और पिता के द्वारा पुत्र को महल के अंदर रखने का भी, ताकि यह संसार का दुहक न देख सके। जोसेफात शब्द अरबी युदस्तफ का रूपांतर है, जो स्वयं संस्कृत बोधिसत्व का अरबी अनुवाद है। बोधिसत्व शब्द पहले बोसत बना और फिर जोसेफात या जोसफ। ईसाई धर्म में संत जोसेफात को, जिनका न केवल नाम बल्कि पूरा जीवन बोधिसत्व बुद्ध का जीवन है, ईसाई संत के रूप में स्वीकार किया गया है। पोप सिक्स्थ पंचम 1585-90 ने अपने 27 दिसंबर सन 1585 के आदेश में जोसेफात और बरलाम को ईसाई संतों के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार ईसाई परिधान में मध्यकालीन यूरोप बोधिसत्व बुद्ध को पूजता रहा। मध्ययुगीन ईसाई यूरोप पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का यह प्रतीक है। यह एक बड़ी अद्भुत किंतु ऐतिहासिक रूप से सत्य बात है। डॉक्टर 0T0
W. राइस डेविड्स ने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में 3 डिबियों तथा आदसम मास के वर्णन में तथा एज यू लाइक इट में बहुमूल्य रत्नों के विवरण में जातक के प्रभाव को ढूंढ निकाला है एवं स्लेवोनिक जाति के साहित्य में तथा प्रायः सभी पूर्वी यूरोप के साहित्य में जातक के प्रभाव की विद्यमानता दिखाई है। भिक्षु शीलभद्र ने पर्याप्त उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि निमि जातक 541 थी 14वीं शताब्दी के इटालियन कवि दांते की प्रसिद्ध रचना का आधार है। जर्मन विद्वान बेनफे ने जातक को विश्व को कथा साहित्य का उद्गम कहा है, जो तथ्यों के प्रकाश में अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार भारतीय साहित्य और संस्कृति के साथ विश्व के साहित्य और सभ्यता के इतिहास में जातक का स्थान महत्वपूर्ण है।